नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। जहां पार्ट 1 में हमने यह पढ़ा था कि नर विज्ञान से हम क्या समझते हैं, साथ ही साथ एक विजुअल थिंग और एक टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, और नवंश विज्ञान के अध्ययन की हमें ज़रूरत क्यों है। इसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था कि एक टेक्स्ट का निर्माण करते हुए, यानी कि किसी लिखित सामग्री का निर्माण करते हुए एक शोधकर्ता के पास क्या क्या विकल्प होते हैं और वो किस प्रकार से एक पाठ्य सामग्री का निर्माण करता है। तो ये सब बातें हमने पहले पार्ट में कर ली हैं। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास रहे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जातीय फिल्मों का विकास कैसे हुआ, इसके साथ साथ भारत में कौन कौन सी नृविज्ञानी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जिन पर काम किया गया है, और पाठ्य और छवि की मानव जाति से संबंधित यात्रा क्या रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, निर्जातीय अगर फिल्मों की बात की जाए तो निर्जातीय फिल्में 1920 में शुरू हुई। देखिए, और आसान करते हैं इसे। निर्जातीय फिल्मों में जो फोकस होता है ना, ये उन लोगों पर फोकस होता है जो समाज की धारा से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। लाइक दैट भारत में हम आदिवासियों की बात कर सकते हैं, जो कि टोटली नेचर पर डिपेंड है। ऐसे में उन आदिवासियों का जीवन कैसा है, क्या वो वास्तव में ऐसा समझते हैं कि वो पिछड़े हुए हैं, या फिर हम ही ऐसा सोचते हैं कि वो पिछड़े हुए हैं, या फिर उनका जीवन बहुत अच्छा है। तो अगर भारत में निर्जातीय फिल्में बनेंगी तो उनका सब्जेक्ट ये होगा। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल लेवल पर मूवीज़ बन रही हैं, जो अन्य देशों में मूवीज़ बन रही हैं, उसमें क्या होता है निर्जातीय फिल्मों में, उसमें हम उन देशों की जनजातियों की बात करेंगे, जैसे अफ्रीका की जनजाति कालाहारी, वैसे दक्षिण अमेरिका में। तो ऐसे विभिन्न देशों में जो ऐसी जनजातियाँ हैं, ये अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं, इनकी डेली रूटीन लाइफ क्या है, ये किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या ये उन समस्याओं से वाकई में उन समस्याओं का समस्या मानते हैं या फिर उनके लिए वरदान है। ये सब चीज़ें निर्जातीय फिल्मों में दिखाई जाती हैं। तो निर्जातीय फिल्मों का फोकस किन चीज़ों पर रहता है, ये बात आप समझ गए। अब शुरू करते हैं कि आपकी किताब क्या कहती है। तो देखिए, किताबों में जो नाम होंगे और जो मूवीज़ के एग्जाम्पल होंगे, उनमें से कुछ के नाम आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि आपने लपेटा मार आंसर किया तो नंबर भी लपेटे मारे मिलेंगे। लक हुआ तो पास हो गए, नहीं लक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यदि आप सही आंसर लिख रहे हैं तो उससे एक चीज़ का फ़ायदा है कि मान लो फिर भी आपको नंबर कम दे रहा है तो आप रीचेक तो करवा सकते हो। कम से कम आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए कि हाँ, रीचेक करवाऊंगा मैंने जब सही लिखा होगा। तो इसलिए बस हमें पढ़ना है और कोई ज़रूरत है नहीं। तो बहुत ध्यान से लेक्चर सुनेंगे। अब शुरू करते हैं कि आपकी किताब क्या कहती है। तो सबसे पहले किताब में यही बात की जा रही है कि 1920 में, यानी कि 1920 के दशक में जनता के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मूवीज़ थी, इनका निर्माण शुरू हुआ, यानी कि नृविज्ञानी जो फिल्में थी, इनका निर्माण शुरू हुआ। शुरुआत में जो ये फिल्में थी ये शिक्षा पर थी, इनका जो बेस था वो एजुकेशन था, और ये मोस्टली ना फॉरेनर्स की थी, यानी कि विदेशी लोगों की थी। आगे चलकर इन फिल्मों को मानव विज्ञानियों की मदद से शूट किया जाने लगा, और जैसे कि 1920 में पार्थ ब्रदर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान विभाग की मदद से एडवर्ड कर्टिस लैंड ऑफ द हेड हंटर्स फिल्में बनाई थी। तो देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये मुझे ऐसे का ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको। इसके अलावा कुछ फिल्में 1920 के दशक में ऐसी बनी जो उनकी पटकथा के अनुसार थी। जैसे एक फिल्म थी चांग। अब जो ये चांग फिल्म वाला एग्जाम्पल है, ये आप आंसर में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जो ये चांग फिल्म थी ना, ये थाईलैंड में लोगों के जीवन पर फिल्माई गई थी कि वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। इस फिल्म में कूपर और शुजैक, इस फिल्म को कूपर और शुजैक ने बनाया था। कौन सी फिल्म को? चांग को। और इसमें क्या दिखाया गया था? थाईलैंड की जनजाति के बारे में। इसके अलावा वहाँ के जो पेशेवर व्यक्ति थे, जो संगीत में रुचि रखते थे, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और ये लोग वहाँ के मूल निवासी थे। अब देखो, मूल निवासी क्या होता है? मूल निवासी वे लोग होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत ही लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र का मूल निवासी कहा जाता है। तो थाईलैंड के मूल निवासियों के जीवन पर एक मूवी बनी, कौन सी? चांग। इन फिल्मों को मानव जाति विज्ञान की दृष्टि से निर्जाति केंद्रित माना गया, लेकिन जो उस समय के निर्जातीय मूवीज़ थी उन्हें मानव विज्ञानियों ने ना निर्जातीय मूवी नहीं माना। यानी कि शुरुआत में जो 1920 में के दशक में निर्जातीय फिल्में आईं, इन फिल्मों को निर्जातीय फिल्में नहीं माना। किसने? नृवंश विज्ञानियों ने। क्यों नहीं माना, मैं बता रहा हूँ। इन फिल्मों में दिखाया तो क्या उस मूल निवासियों के बारे में,
लेकिन फिर भी इन फिल्मों में वो दिखाया गया जो समाज में चल रहा था, आलोचना दिखाई गई थोड़ी सी। क्या दिखाया गया? जैसे गोरे काले का भेद था, श्वेत अश्वेत का भेद था। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया कि श्वेत लोग अश्वेत लोगों से बेहतर होते हैं। तो इसलिए अन्य लोगों ने ना पता क्या करी, इसकी आलोचना करी। क्योंकि एक मूवी जब हम दिखा रहे हैं ना, तो हम मूवी में ना सामाजिक तक नहीं जोड़ सकते हैं, हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव कहना पड़ेगा। बट इन फिल्मों के माध्यम से ये दिखाया गया कि ये लोग सर्वोच्च थे, बाकी लोग नहीं थे। ऐसी बहुत सारी फिल्में भारत में ही बनी हैं जिसमें किसी एक कम्युनिटी को ज़्यादा सर्वोच्च दिखाया जाता है जबकि दूसरी कम्युनिटी को निम्न दिखाया जाता है। ऐसी फिल्मों का विरोध होना चाहिए। क्यों? ताकि समाज में समानता बनी रहे, मनुष्य के अंदर मनुष्यता रहे। तो इन फिल्मों को इसलिए ना नृविज्ञानी फिल्में माना ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि इन फिल्मों में समाज के एक वर्ग को उच्च दिखाया गया था जबकि दूसरे वर्ग को निम्न दिखाया गया था, ताकि समाज में ये धारणा बन जाए कि श्वेत उच्च होते हैं, गोरे लोग उच्च होते हैं और अश्वेत लोग क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो 1920 में निर्जातीय फिल्में बनी, लेकिन इन्हें निर्जातीय फिल्में क्यों नहीं माना गया? बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। 1920 से लेकर 1960 तक जितनी फिल्में आई, नृविज्ञानियों ने किसी को भी निर्जातीय फिल्में नहीं माना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे 1919 में मॉर्टिन और ओसा की एक मूवी आई थी, द कैनिबल ऑयल ऑफ द साउथ। ऐसी 1922 में हेड हंटर्स ऑफ द साउथ सीज आई थी। ऐसी 1922 में रॉबर्ट फ्लैटी आई थी, जिसमें एक खान थी, उस खान में एक इंजीनियर और खोजकर्ता की कहानी के बारे में बताया गया था। ऐसी एक फिल्म आई थी नानुक ऑफ द नॉर्थ। ऐसी एक फिल्म आई थी जो इग्लू होते हैं, इग्लू जो बर्फीले घर होते हैं, बर्फ़ के मैदानों में जो घर होते हैं, उसमें दिखाया गया था। ऐसी 1926 में एक फिल्म आई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर दो चार भी याद कर लोगे तो बहुत जाएगा। लेकिन नृविज्ञानियों ने इनमें से किसी फिल्म को एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना। अब आगे चलकर दो नाम आपके सामने आएंगे। एक नाम आएगा मीड, ठीक है, और एक जो नाम आएगा वो आएगा जॉन मार्शल। माफ़ कीजिएगा, एक नाम आएगा मीड और दूसरा नाम आएगा बैटसन। बैटसन और मीड जो होंगे ना, ये पहले ऐसे फिल्म निर्माता होंगे जो नृविज्ञानी फिल्मों का उपयोग करेंगे। इसके लिए वो लिखित कार्य पूरा करेंगे, एक पूरी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। बैटसन और मीड ने जो काम किया ना, इसे ही हम कहेंगे कि नृविज्ञान फिल्मों में जो शुरुआत करी है वो इन्होंने करी। यानी कि 1920 से लेकर 1950 तक जितनी भी निर्जातीय फिल्में आई हैं, उसे तो नृविज्ञानियों ने निर्जातीय फिल्में नहीं माना है। उसका कारण क्या था? वो समाज के एक पक्ष को रख रही थी। लेकिन जो बैटसन और मीड जब आएंगे और ये जो फिल्में बनाएंगे, इसके लिए जो ये बेसिक काम करेंगे, तब हम कहेंगे कि वास्तव में निर्जातीय फिल्मों की शुरुआत हुई है। 1950 के दशक के बाद, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशी महाशक्तियाँ खत्म हो गई थी और पूरे विश्व में बहुत सारे देश, जितने भी गुलाम देश थे, लगभग सभी आज़ाद हुए। जो रह गए वो आगे चलकर आज़ाद हुए। तो ऐसे में 1950 के दशक के बाद, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो एंथ्रोपोलॉजी जो मूवीज़ थी ये बहुत तेज़ गति से बनने लगी। बड़े पैमाने पर पूरे विश्व का ध्यान इन लोगों पर आकर्षित करवाया गया कि जितने भी ये छोटे छोटे देश आज़ाद हुए हैं, इन देशों के लोगों का जीवन कैसा है। आगे चलकर 1952 में यूनेस्को ने, जो कि यूएनओ की एक ब्रांच है, इसने भी इन फिल्मों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। इसी के मद्देनज़र 1960 में न्यूयॉर्क में मार्गरेट मीड फिल्म फेस्टिवल और मैनचेस्टर में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एथनोग्राफिक फिल्म फेस्टिवल सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहें तो एटलीस्ट मिलता जुलता आंसर तो जरूर लिखिए। इसके साथ साथ और बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने इस फिल्म मेकिंग को बढ़ावा दिया। लाइक दैट फ्रांस में जॉरूच, अमेरिका में टिमोथी एश, जॉन मार्शल, रॉबर्ट गार्डनर जैसे जो बड़े बड़े फिल्म निर्माता थे, इन्होंने क्या करा, एथनोग्राफिक यानी कि निर्जातीय फिल्में बनाने में काफ़ी योगदान दिया। अब बड़े पैमाने पर लोगों को इसके लिए ट्रेंड भी किया। एग्जाम्पल, जॉन मार्शल ने कालाहारी रेगिस्तान के जो शिकारी थे, इनके ऊपर एक मूवी बनाई, द हंटर्स। ये इनके ट्रेलर आप देख सकते हो चाहो तो यूट्यूब पे। इसके अलावा न्यू गिनी के दानियों के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बारे में रॉबर्ट गार्डनर ने एक फिल्म बनाई थी, डेड वर्ल्ड। ऐसे 1900 कह रहा है मानव विज्ञानियों ने नेपोलियन चैगनोंग के साथ टिमोथी एश ने वेनेजुएला के यानो मामो पर द फीस्ट फिल्म बनाई थी। तो आप चाहो तो एक आध दो के ट्रेलर देख लेना ताकि माइंड में सेट हो जाए। अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम के लिए। समय बीता, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, स्क्रीन साइज, ध्वनि भी आगे बढ़ी, नए नए कैमरे आने लगे। अब जो शॉट थे फिल्मों के वो और अच्छे से शूट किए जा सकते थे।
देखिए किसी फिल्म के निर्माण में एक स्क्रिप्ट होती है, यानी कि एक जो लिखित सामग्री होती है वो सबसे बेस होती है। लेकिन बात ये आती है जितनी भावना से उसे स्क्रिप्ट को लिखा गया है उतनी भावना से ही कलाकार उसे दिखाए और उस भावना का सम्मान करे कौन, डायरेक्टर। अगले चैप्टर में हम ये बात करेंगे अभी कि डायरेक्टर का क्या रोल होता है एक फिल्म निर्माण में। अब क्या हुआ, इससे एक शैली आई अवलोकन शैली, जो कि सेकंड चैप्टर में बताई जाएगी। अवलोकन शैली में क्या हुआ, देखो अवलोकन का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को बारीकी से जांच करना। इस शैली में फिल्म निर्माता एक ऐसा तरीका अपनाएगा जिसमें यह विश्वास होगा कि कैमरे में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें फिल्म विषयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली हूबहू वैसे होगी, लोगों को लगेगा नहीं। देखिए पता क्या होता यह है कि अगर सपोज डेट मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कोई मेरे को सामने देखने वाला नहीं है, तो मेरी रियल एक्टिंग होगी। लेकिन जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो पता है उसके सामने रियल एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी शुरुआती दौर में। तो कैमरे के बिना लोगों से एक्ट करवाना एक अलग चीज़ थी, लेकिन कैमरे के सामने एक्ट करवाना बड़ा अलग तरीका था। और ऐसे में शुरुआत में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी लोगों को इस प्रकार से तैयार किया जाता था कि उन्हें ऐसा लगे ही ना कि कोई फिल्म डायरेक्टर सामने बैठा है, कोई कैमरा सामने है, वो बिल्कुल फ्रीली होके फिल्मों का निर्माण कर सकें। तो अगर क्वेश्चन आया निर्यातित फिल्मों का विकास कैसे होता है, तो आई होप से इसका आंसर आप दे दोगे। यहाँ से यहाँ तक सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि सिनेमाई लोगों के एक ग्रुप का ये मानना था कि हमें रिजल्ट को बिना देखे ही फिल्म बना लेनी चाहिए। देखिए फिल्म बनाने से पहले हम एक रिजल्ट देखते हैं कि फिल्म किन किन लोग, कौन कौन लोग देखेंगे, कितना उस फिल्म से पहले सोचते हैं कि हमारा बजट ये होगा, इतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो सिनेमाई लोगों के एक समूह का मानना था हमें ना परिणाम नहीं देखने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस शॉर्ट्स को फिल्म में दिखाओ। जीन राउत जैसे लोगों का यही मानना था कि जो एक कैमरे की उपस्थिति है वो सिनेमा को वो प्रभावित करती है। यानी कि जो लोग इन पर शूट कर रहे हैं वो कैमरे के सामने सब कुछ भूल जाना चाहिए उन्हें। यानी कि जब वो एक्टिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो उन्हें लगना नहीं चाहिए मेरे सामने कैमरा है, उन्हें बिल्कुल अपना रियल लुक देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है प्रोफेशनल कलाकार होने चाहिए। तो राउत का विचार दुनिया को इस तरीके से देखने का था जैसे मूल निवासी से देखते थे। ऐसे ही राउत ऐसी मूवीज़ बनाना चाहता था। उन्होंने फिल्म निर्माण की एक सहभागी शैली यानी कि पार्टिसिपेशन वे का निर्माण किया, ताकि साधारण जनता को ही, इसमें क्या होता था, एक्टर वैक्टर नहीं, साधारण जनता को ही कैमरे के सामने क्या कर देता था, शूट कर दिया जाता था। ये शूट पता है ना कौन सा वाला शूट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फिल्म शूटिंग होती है। कहीं सोचो शूट कर दिया भाई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो इसमें क्या वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो, लाइक डेट, जैसे कि एक इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ जी आपके साथ ऐसा कैसे हुआ, जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो इस टाइप से जो फिल्में बनी, उस टाइप की फिल्में बनी, किसमें, जॉन राउच ने जो बनाई। फिल्म निर्माण में समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई विद्या आई, तो इससे क्या हुआ, समय समय पर इनके जो थीम है वो भी चेंज होती रही। कुल मिलाकर मानव जाति से संबंधित जो फिल्में हुई उसका निर्माण जो है वो 1950 के बाद ही शुरू हुआ। समय बीता और लोगों ने इनकी आलोचनाएँ भी करी, कुछ आलोचनाएँ ठीक भी थी और कुछ आलोचनाएँ ऐसे ही भी थी। 21वीं सदी में डेविड जोसेफ मैकडॉल और मेलिसा लेलेविन जैसे जो लोग थे, इन्होंने फिल्म निर्माण पर अपना प्रभाव डाला और एक अलग शैली विकसित करी। फिल्म निर्माण की कौन कौन सी शैली होती है इसकी बात अगले चैप्टर में हमें बताई भी जाएगी। अब बात ये आती है कि भारत में निर्विज्ञानी फिल्में कौन कौन सी रही हैं। तो कह रहा है आज़ादी के बाद सबसे पहले जो मानव जाति संबंधी एथनोग्राफिक फिल्में रही हैं, निर्याती फिल्में रही हैं, इन्हें भारत के सूचना फिल्म द्वारा प्रमाणित किया गया। जैसे कि पॉल जील्स भारत में पहली एथनोग्राफिक फिल्म बनाने वाले जर्मनी फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने 1955 में ओरिजिन ऑफ बिहार और 1958 में मार्शल डांस ऑफ मालाबार फिल्म बनाई। ये ब्रिटिश भारत में इंफॉर्मेशन फिल्म ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। तो जो पॉल जील्स हैं, जो जॉन मार्शल हैं, इन्होंने शुरुआत में मूवीज़ बनाई हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे बस हमें। ऐसी रोमन कार्मेने, ये एक रूसी फिल्म निर्माता थे जिन्होंने 1957 में द फ्लूट एंड द एरो और आ स्वेड एरन सक्सडॉर्फ फिल्म बनाई है। ये जो बस्तर जिला है वहाँ के मुरीसों की जीवनशैली पर बनाई गई थी। इसी प्रकार से पॉल जिसने एक और मूवी बनाई द वैनिशिंग ट्राइब 1959, जो नीलगिरी के टॉर्स जनजाति की जीवन शैली पर बनाई गई थी। ऐसी 43 से 56 के बीच में इंफॉर्मेशन फिल्म ऑफ इंडिया ने ट्री ऑफ वेल्थ फिल्म बनाई, जिसका डायरेक्शन किया था भास्कर राव ने। ये केरल के लोगों के जीवन के बारे में थी कि केरल के लोग किस प्रकार से नारियल पर अपनी अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, यानी कि केरल के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो नारियल पर कैसे आधारित है। आगे चलकर इस फिल्म को एडिनबर्ग फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। 1967 में श्याम बेनेगल ने क्लोज टू नेचर फिल्म बनाई थी। तो ये भारत में कुछ निर्जातीय फिल्में रही हैं जिनके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। ऐसी मणि कौल के बैनर के तले एक फिल्म थी जो ये बता रही थी कि जो लोक कलाएँ हमारी विलुप्त हो रही हैं, जो भारत की लोक कलाएँ हैं, जो भारत के लोक कलाकार हैं वो कैसे विलुप्त हो रहे हैं, इसके ऊपर फिल्म बनाई।
1953 में पिपेटियर्स यानी कठपुतली खेल दिखाने वाले की फिल्म दिखाई गई। देखिए आजकल कठपुतली का खेल कौन देख रहा है, लेकिन इन मूवीज़ के माध्यम से इन्हें जिंदा रखा गया कि हाँ भाई ऐसा भी भारत की संस्कृति थी। इसी प्रकार से राजस्थान के कठपुतलियों का खेल दिखाने वालों की जीवन शैली फिल्म बनाई गई। तो जो भारत में नृविज्ञानी फिल्में थी वो कुछ इस प्रकार से थी, अगर आए तो 4-5 एग्जाम्पल आप लिख देना। 1990 के बाद निर्जातीय फिल्मों ने अपनी स्पीड और पकड़ी और कई सारी फिल्में बनाई, जैसे चारू कमल हजारिका ने असम की जनजातियों पर फिल्में बनाई। ए रहमान ने फिल्म बनाई गौत्र स्मृति, जो केरल के माराबाल के लोगों के लिए थी, जहाँ पर थैया समुदाय के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज से संबंधित। ऐसी सुधांशु मिश्रा की एक फिल्म थी मिथक भान, जो एमपी के कान्हा नेशनल रिजर्व में जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी थे वहाँ के अगरिया आदिवासी, इनकी जीवन शैली पे फिल्म बनी थी। ऐसी 1955 में आलोक दास की एक फिल्म थी लिरिक्स ऑफ लाइफ, जो कलकत्ता में झुग्गी वालों की जीवन शैली पर आधारित फिल्में थी। तो अगर क्वेश्चन आया कि भारत में जो ये फिल्में बनी हैं इनमें से आप 5 एग्जाम्पल लिख के ये टिप्पणी में क्वेश्चन आ सकता है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर मेड की जो फिल्में बनी थी उनको, और 1920 के दशक में कैसे ये चीज़ें शुरू हुई। अब देखिए यदि आपको भाई लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन बनी रहे और आगे हम और वीडियो लाते रहें। अब बात आती है पाठ्य और छवि, यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, इसने मानव जाति को कैसे प्रभावित किया है। तो देखिए जो एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्में हैं, अगर ये फिल्में नहीं होती तो शायद आज हमें बहुत सारे इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, और जो एंथ्रोपोलॉजिकल बुक्स हैं अगर ये बुक्स नहीं होती तो भी शायद हमें जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि आज जो फिल्म निर्माता है वो उन बुक्स को पढ़ के तो फिल्म बना रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो फिल्में का निर्माण है ये किस पर निर्भर हुआ है, ये लिखित किताबों पर, लिखित चीज़ों पर। यानी कि जब हम बात करेंगे पाठ्य सामग्रियों की और जब हम बात करेंगे छवियों की, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। 20वीं शताब्दी में ये चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं, जिसकी बात हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में भी की थी। तो यहाँ पर कुछ बस नाम बताएगा, यहाँ हमें ये पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि पाठ्य और छवि की मानव जाति संबंधित यात्रा क्या रही है। तो हम फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो फिल्मों का निर्माण है वो किस पर निर्भर, कब विकसित हुआ, औपनिवेशिक शासन में। यानी कि जब बड़ी बड़ी महाशक्तियों का छोटे छोटे देशों पर शासन था, जैसे हम पर ब्रिटिश शासन था, तो उसी समय। और इसके अलावा आप देख लेना आज़ादी के बाद भी जो भारत में अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये मोस्टली बाहर के डायरेक्टर थे। यानी कि हमारे यहाँ इतनी, हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो ऐसे मूवीज़ बना सकें। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्मों का निर्माण हुआ किस कब हुआ है, औपनिवेशिक दौर में। 1913 से लेकर 1920 के समय में ये एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड था, जिसमें 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञान के जो प्रत्यक्षवादी लोग थे इन्होंने फील्ड वर्क पर आधारित फिल्में बनाई। फील्ड वर्क मतलब बंदा जाएगा, लोगों से एक एक कर से साक्षात्कार लेगा, उनका इंटरव्यू फेस करेगा, उन चीज़ों को लिखेगा, फिर बाद में घर पर आएगा और वो सारी चीज़ सीक्वेंस में लगाएगा, और तब जाके कुछ लोग उस पर रोल अदा करेंगे, और तब जाके इस फिल्म का निर्माण हो पाएगा, जो कि हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में चर्चा की थी। यानी कि एथनोग्राफिकल जो फिल्म बनने लगी वो किस पर निर्भर थी, टोटल टेक्स्ट पर निर्भर थी। एंथ्रोपोलॉजी में 1960, ये तो शुरुआत की बात रही 1920 तक की, 1960 से लेकर 70 तक इन फिल्मों की क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ी। अब लोगों ने अब जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने लोगों की डेली रूटीन की घटनाओं के बारे में क्या हुआ फिल्मों में दिखाना शुरू कर दिया कि लोगों की डेली रूटीन में क्या क्या समस्याएं थी। ये जो जनजातियाँ थीं इनका डेली रूटीन कैसा था, ये नेचर पर डिपेंड थे तो कैसे थे, अन्य लोगों द्वारा इन्हें कैसे सताया जा रहा था, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकमैन 1958 के इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने डेली रूटीन पर ध्यान देने के लिए क्या करा, व्यक्तिगत सिद्धांतों को समझा। आगे बढ़कर फिर क्या हुआ, ऐसी समस्याएं जो समाज में थी, ऐसे मुद्दे जो लिखित रूप में थे, इन फिल्मों में दर्शाए गए। इसलिए कहा जाता है फिल्में समाज को देखने का एक नज़रिया होती हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है हम कैसे इस नज़रिए को समझते हैं। तो जितने ये मानव विज्ञानी थे इन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया, और गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए फिल्म निर्माता ने नृविज्ञान के मानदंडों का पालन करना शुरू कर दिया। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके हिसाब से मूवीज़ बनने लगी हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिकल जो मापदंड थे वो क्या थे कि पहले हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, हम जाएंगे उस जनजाति के लोगों से मिलने और हम देखेंगे कि वास्तव में क्या ये टेक्स्ट सही है कि नहीं है। फिर जब हमें प्रूफ हो जाएगा हाँ भाई जो लिखा हुआ है वास्तव में ही ऐसा है, फिर हम उन्हीं के लोगों को फिल्मों में दिखाने का ही प्रयास करेंगे। यानी कि विदाउट एक्टर, केवल वहीं के लोगों से ही क्या कर देंगे, ऐसी फिल्मों का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्में आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है।
और चैप्टर में जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये है कि जो फिल्म निर्माता हैं और जो फिल्में हैं इनके बीच में क्या संबंध है। तो 1900 देखिए, किसी फिल्म को सबसे पहले कौन प्रभावित करता है? फिल्म निर्माता, जो फिल्म को बना रहा है, डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर जैसा सोचेगा फिल्म तो वैसी ही बनेगी, चाहे कलाकार अपना कितना भी बुद्धि उसके अंदर लगाने की कोशिश करे। लेकिन फिल्म निर्माता ने पहले ही फिल्म को सेट कर लिया कि मुझे इतने डायलॉग्स रखने हैं, ऐसी कहानी होगी, ये चीज़ें हैं। तो वही चीज़ होती है कि फिल्म निर्माता और फिल्मांकित के बीच में क्या संबंध है। तो 1920 के दशक में फिल्म निर्माताओं का दृष्टिकोण कैसा था हमें पता है, एक उपनिवेशी दृष्टिकोण था। गॉड्स मस्ट बी क्रेजी जैसी फिल्मों में ये मान लिया गया कि फिल्म निर्माता की उपस्थिति का फिल्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि फिल्म निर्माता अगर कुछ चाहे भी ना तो वैसा नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसी समाज में राजनीति होगी, जैसे समाज में राज व्यवस्था होगी, उस हिसाब से फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि उस समय ये माना जाता था जो फिल्म की आवाज़ है, फिल्म का जो टाइटल है वो निर्माता की आवाज़ है। निर्माता फिल्म नहीं दिखाना चाहता, निर्माता समाज की स्थिति दिखाना चाहता है, और फिल्म का टाइटल ये बताया जाता है कि निर्माता की सोच में क्या चल रहा होगा। तो शुरुआत में फिल्म निर्माताओं ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, उन्होंने एक सामने स्क्रिप्ट रखी और ये कहा कि आप जितने से अच्छे कर सकते हो वैसा करो। 1950 के दशक में डैड ब्रदर्स एंड द हंटर जैसी जो फिल्में हैं इसमें फ्लाई ऑन द वॉल दृष्टिकोण को अपनाया गया, यानी कि सामने डायरेक्टर है लेकिन हमें क्या दिख नहीं रहा है, हम मान के नहीं चल रहे सामने डायरेक्टर है, सामने कैमरा है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि बात हमने इस चैप्टर में पहले से ही पढ़ ली है। तो फिल्म निर्माता और फिल्मांकित के बीच में क्या संबंध होता है? तो 1920 के दशक में औपनिवेशिक संबंध था, समय बीता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, क्योंकि एक फिल्म निर्माता ही फिल्मों के आउटकम को और इनपुट को प्रभावित करता है। सिनेमाई लोगों के एक समूह का ये मानना भी है कि क्या कि जो ईमानदार हैं, जो सत्यप्रिय हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वास्तव में समाज की जो लॉयल्टी है उसे दिखाना चाहिए। जीन राउच, डॉजिका वर्टो, रॉबर्ट फ्लैटी जैसे फिल्म निर्माताओं का विश्वास था कि उनका किया हुआ काम ईमानदारी और सच्चाई को चित्रित करने था, यानी कि जो समाज में वास्तव में हो रहा है मैं उसे दिखाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं। इसका यह भी मतलब था कि फिल्म निर्माता अक्सर कैमरे के सामने होते थे, कैमरे की भूमिका को स्वीकार करते थे, और स्पीगल ने इस बात की ओर इशारा किया भी है कि फिल्म निर्माता की भूमिका एक शिष्ट अतिथि के समान होती है, यानी कि जब कोई घर पे मेहमान आता है और हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं उसके सामने, बिल्कुल फिल्म निर्माता की उपस्थिति सामने ऐसी होती है कि सामने वाला बंदा वैसा ही एक्ट करे। आगे चलकर फिल्म निर्माताओं ने फिल्मों में भाग लेना भी शुरू कर दिया। वो जाते थे और लोगों से आपस में बातचीत करते थे, उनके डेली रूटीन के कार्यों में भाग लेते थे, आपस में तालमेल बनाकर रखते थे। फिल्मकार दुनिया को उसी रूप में दिखाना चाहता है जैसा फिल्म में फिल्माया गया है, यानी कि दुनिया को जिस नज़रिए से फिल्म निर्माता देख रहा है, डायरेक्टर देख रहा है, उसी तरीके से वो फिल्म में दिखाना चाहता है, ताकि जो लोग दर्शक जितने भी देखें उनको एक वास्तविकता ही दिखे, कोई फेक चीज़ें ना दिखे। ये मैं शुरुआती फिल्मों की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। कुछ फिल्में जैसे न्यू बॉयज़, इसका आप ट्रेलर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चल ये पार्टिसिपेशन अवलोकन कहलाता है, जिसकी बात अगले चैप्टर में की भी जाएगी। तो यहाँ पर बात की जाती है जैसे ह्यूज स्टोरी इज इट। फिल्म निर्माता हमेशा कहानी सुनाने के बारे में दुविधा का सामना करता है। जब फिल्म निर्माता एक कहानी बनाता है ना, तो वो देखता है कि इस कहानी के हिसाब से आवाज़ किसकी होनी चाहिए, चेहरा किसका होना चाहिए, किसके दृष्टिकोण में हम सुनाएंगे, कौन इसे सुनेगा। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद एक फिल्म बनती है, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर में यही रहा। फाइनली इस चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया। आई होप से लेक्चर आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न होंगे वो बन पाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।